हेलो एवरीवन, ये हमारा एस्से राइटिंग पर लेक्चर 2 है। लेकिन अगर आपने इससे पहले लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, उसके बाद ही आप इस लेक्चर सेकंड को लेना। और कुछ बात जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मान लो इस एक वीक में आपके पास 70 टू 80 पेजेस की एस्से को लेकर कंटेंट मटेरियल हो जाता है। अब आपको क्या करना है, उसको कम से कम आपको 4 से 5 बार पढ़ना है। 4 से 5 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर हमको ना जिस दिन हमें ऐसे लिखना होगा उस दिन को भी हमेशा ध्यान में रखकर हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी जो टॉपर्स होते हैं वो बाद में अपने जो नोट्स को सिर्फ 5 से 10 पेजेस में कंपाइल कर लेते हैं, 20 पेजेस में कंपाइल कर लेते हैं। तो वो एक प्रोसेस से होता है, तो आपको पहले ना उस प्रोसेस से थोड़ा गुजरना होगा। अब वो कैसे होता है, जैसे मान लो आपने ये कंटेंट पढ़ लिया, 4 से 5 बार पढ़ लिया या 8 से 10 रीडिंग आपने लगा लिया, आपको सब अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब आपका जब एग्जाम का टाइम आएगा ना, तो आपको बस क्या करना है, 4 से 5 पेज लेने हैं और उसमें से जो डाटा फैक्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ नाम एग्जाम्पल के लिए वो मेंशन करना होगा। इस तरह से बनते हैं वो 4 से 5 पेज के अंदर वो नोट्स। फिर हम उस टाइम पे जब हमको एग्जाम देना होता है सिर्फ हम उस पेज को पढ़ते हैं और बस एग्जाम में जाते हैं। तो इस तरह से तैयारी होती है और हमें एग्जाम वाले दिन को ही ध्यान में रखकर अपनी प्रिपरेशन को करना चाहिए। और इतना ही नहीं, आपको ये कंटेंट अगर थोड़ा ज्यादा भी लग रहा है तो हम इस कंटेंट को ही अपने एथिक्स वाले पार्ट में भी यूज करेंगे। मान लो अगर हमारे पास 70 से 80 पेजेस को लेकर कंटेंट है और हमें अब जब 2 ऐसे लिखने हैं तो उसमें भी हमें 10 टू 12 पेजेस तो लिखने होते हैं, तो 24 पेजेस तो वही हो गए। तो इसलिए ये जो मटेरियल है ये भी इनफ है। आप इसको और मटेरियल के पीछे ना भागकर इसको बार बार रिवाइज करो और इसी मटेरियल का यूज हम अपने एथिक्स का जब लेक्चर आएगा उसमें यूज करना सीखेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये सब आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि जो बिगनर होते हैं उन्हें नहीं समझ में आता है कि सारी चीजें किस तरह से होती है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला ऐसे है हमारा, इसमें हम 3 ऐसे को डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है, आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरे संस्कार हैं। तो हमें कभी भी जब हम ऐसे पढ़े तो उसको एक बार 2 बार रीड करना, क्योंकि फिलोसफिकल ऐसे में ये ना हो जाए कि आप उसको गलत समझ लें। तो फिर से एक बार रीड करेंगे। आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है, आपके प्रति मेरी जो प्रतिक्रिया है वो मेरे संस्कार हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ के हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें धारणा वर्ड जो है पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये है क्या। अब धारणा जो होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होती है। तो फिर इसकी स्टार्टिंग या तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी स्टार्टिंग हम किसी स्टोरी से कर सकते हैं। तो पहले आपको हर वीडियो में ही पहले सबसे पहले एक बार ये जो एसेस को पढ़ना है, उसके बाद पॉज करके सोचना है कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं। सोचना जरूर है। देखो जैसे इनके ये इसलिए मैं आपको इस तरह से पढ़ाती हूँ ताकि आपकी एक ना पिक्टोग्राफिक मेमोरी वो बने। क्योंकि जब कहते हैं ना कि ऐसे लिखने से पहले आपको 15 से 20 मिनट ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है और अपने जो लास्ट पेज पे जाके स्ट्रक्चरिंग कर रही है कि आपको उसको किस तरह से लिखना है। तो आप 15-20 मिनट में सोचोगे कैसे, आप सोच रहे हो कि हम अभी से ही सोच लें, लेकिन नहीं, आप अभी 1 हफ्ते तक इन लेक्चर को लो। फिर वो जो 15 से 20 मिनट में सोचना होता है ना, क्योंकि अब आपके पास इनफ कंटेंट और इनफ मटेरियल है, तो अब आप वो स्ट्रक्चरिंग वाला जो पार्ट है ना, जो प्रोसेस है, उसको कर ले जाओगे। क्योंकि अब आपके माइंड में फटाफट कुछ भी स्टेटमेंट पढ़ते हुए, कोई भी ऐसे पढ़ते हुए फटाक से आएगा कि हाँ मुझे तो ये एग्जाम्पल इसमें ऐड करना है, इस तरह से मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करूंगा। तो आप तब उस काम को 15 से 20 मिनट में कर पाओगे। तो ऐसे देखो, जैसे मान लो हम ऐसे, हमको याद है ना लाइन। अब देखो जैसे माता शबरी, रामायण के बारे में सब कोई जानते हैं। माता शबरी क्या करती थी, राम के लिए झूठे बेर वो करके रख देती थी। उनको ये लगता था कहीं वो खट्टे ना निकल जाए। तो माता शबरी का जो भगवान राम के लिए उनके जो प्रेम भक्ति भाव है उसको दर्शाता है। लेकिन राम ने जो उनके वो झूठे बेर खा लिए, तो ये जो उनकी जो प्रतिक्रिया थी ये उनका संस्कार था उनके प्रति। इसी तरह से अब सरदार पटेल की मैंने यहाँ पे भी क्यों लगाई है, क्योंकि जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो वैश्विक स्थिति ये हो गई थी कि सब लोग ये सोच रहे थे कि भारत का जो एकीकरण करना है ना वो बहुत ही मुश्किल कार्य है। लेकिन हमारे जो ये अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य जो बुद्धिजीवी हैं उनकी मेहनत से हम भारत का एकीकरण करने में सफल हुए। तो वो जो वैश्विक परिदृश्य में जो भारत को लेकर सोच बनी थी वो उनकी धारणा थी, है ना। लेकिन हमारे द्वारा जो कार्य किया गया, हमारी जो प्रतिक्रिया करी, वो हमारे क्या थे, संस्कार। ऐसे ही B.R. अम्बेडकर, इनकी स्टोरी जो बायोग्राफी है वो सबको जानते ही है। जैसे इन्होंने बचपन में इनको शिक्षा से वंचित रहना पड़ा और
जो हमारी समाज की जो प्रतिक्रिया थी SC ST वर्ग के प्रति वो भी अच्छी नहीं थी। तो ये क्या है, एक नकारात्मक धारणा है एक समुदाय वर्ग के प्रति, लेकिन उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज किया, वो अपने क्षमता में वृद्धि करते गए, वो आगे चलते रहे और आज हम उन्होंने अपनी संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, समाज कल्याण में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उस तत्कालीन समाज ने जो उनके प्रति किया वो उनकी धारणा थी जो वो कर रहे थे, लेकिन ये जो अंबेडकर जी ने किया वो उनकी जो प्रतिक्रिया थी, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका जन सेवा करना, कल्याण करना, तो ये उनके संस्कार थे। ऐसे ही जब परमाणु परीक्षण हो रहा था तो क्या हुआ कि वैश्विक परिदृश्य में भारत पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे, लेकिन मानव कल्याण की दृष्टि से परमाणु परीक्षण करना अपरिहार्य था। तो अब जो वैश्विक परिदृश्य जो बन रहा था भारत के प्रति, वो नकारात्मक सकारात्मक दोनों ही तरीके के बन रहे थे, लेकिन हमने उस चीज को नजरअंदाज किया और हमने अपना परमाणु परीक्षण करना जारी रखा क्योंकि वो मानव कल्याण की दृष्टि से अपरिहार्य है। तो हमारी जो प्रतिक्रिया है वो हमारे क्या है, संस्कार है। तो उस लाइन को हमें इन विभिन्न डायमेंशन में सोचना है और देखना है। अब ऐसे ही जब चंद्रयान 2 असफल हुआ तो कुछ जो वैश्विक देश होंगे, कंट्री होगी, वो कुछ तो मतलब सकारात्मक होगी, लेकिन कुछ का जो धारणा बनी होगी वो नकारात्मक बनी होगी। खुश भी तो होते हैं ना, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज किया और अपनी टीम वर्क के साथ आगे बढ़े और चंद्रयान 3 की जो सफलता थी वो सुनिश्चित की। तो हमने उन सब चीजों को ध्यान नहीं दिया, तो हमारी ये जो प्रतिक्रिया थी, टीम वर्क करना, आगे बढ़ना, ये हमारे क्या थे, संस्कार थे। ऐसे ही अशोक खेमका, तो शासन ने उनका जो ट्रांसफर मतलब 31 वर्षों में उनका 55 बार उनका ट्रांसफर हुआ। इनकी स्टोरी भी हर कोई जानता है। तो ये जो शासन ने उनके साथ किया है ये उनकी धारणा है, लेकिन इन्होंने फिर भी अपने दायित्वों को महत्व दिया, अपने कर्तव्यों को महत्व दिया और अपना कर्तव्य का निर्वहन किया। तो ये उनके क्या है, संस्कार हैं। इस तरह से आपको इस हिस्से को समझना है। फिर हम इसको बाद में देखेंगे कि इनको किस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि ये समझने के साथ साथ आपको किस तरह से लिखना है ये भी बहुत समझना जरूरी है। और इसी तरह से आप जब कुछ भी पढ़ते हो तो किस तरह और भी एग्जाम्पल आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऐसे हम देखते हैं, स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। तो आपको ये वाला ऐसे मैंने करंट अफेयर्स में भी बहुत बार कवर किया है। जैसे मान लो मैंने आपको अभी अगस्त में ही रिसेंटली ओलंपिक जो मेडल था उसको लेकर पूरा एक एडिटोरियल, 1 से 2 एडिटोरियल डिस्कस किए थे कि बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, जैसे 2018 में खेलो इंडिया प्रोग्राम, लेट्स मूव इंडिया, और भी मतलब बहुत सारे इनिशिएट लिए गए हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको पता है कि गोल्ड मेडल एक भी नहीं आया, सिल्वर 1 आया और ब्रॉन्ज 5 आए। और जबकि जो और भी कंट्री है वहां पे 40, 42, 44 इस रेंज में वहां पे मेडल लेकर आए हुए हैं। तो अब समय आ गया है कि हमें स्पोर्ट्स को भी तो ध्यान में रखना है ना। तो समय आ गया है कि हम इसको स्वीकार करें और इसमें सुधार करें कि और भी कुछ इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, या फिर जो भी नीतियां पहले से ही चल रही है उनमें सुधार करने की हमें आवश्यकता है। उसी तरह से आप सोचो, GS2 में भी क्वेश्चन किए जाते हैं कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के बावजूद जो गरीबी है वो अब तक भी बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि योजना तो बहुत सारी है लेकिन जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन में उसमें कमी है। तो उसको स्वीकार करो और उसमें सुधार करो, क्योंकि फिर उससे हम गरीबी का जो दुष्चक्र है उसको तोड़ पाएंगे और अपनी जो सफलता है, समावेशी विकास, हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको हम अचीव कर पाएंगे। और सफलता को सबसे पहले एक्सप्लेन करना, फिर हम बाद में इसको अपने विभिन्न उससे डायमेंशन से और सोचेंगे। अब जैसे सुनो, जैसे थॉमस एडिसन, इनके बारे में भी सब जानते हैं। इन्होंने कम से कम 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद जाके बल्ब का आविष्कार हुआ। तो उन्होंने अपनी इन 10,000 असफलताओं को स्वीकार किया होगा ना, तभी तो जाकर वो सफल हुए। ऐसे ही हेलन केलर, इन्हें ब्लाइंड थी, ये सुन नहीं सकती थी, तो इनको पता थी कि इनकी जो क्षमताएं हैं वो अपनी सीमाओं को जानती थी, कि लिमिटेशन को जानती थी, लेकिन और वो क्या कर सकती है, उन्होंने उस पर सोचा, अपनी सीमाओं को स्वीकार किया, अपनी क्षमताओं में वृद्धि की और क्षमताओं में उन्होंने वृद्धि की, जिसके कारण आज उन्हें हम अमेरिका की लेखिका के रूप में जानते हैं। ऐसे स्टीव जॉब्स, इन्हें 1985 में कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था,
लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उस चीज को इग्नोर किया और अपनी कमियों पर काम किया, और आज हम सब उन्हें एप्पल के वजह से जानते हैं। ऐसे ही एलन मस्क, जब इन्होंने बैटरी से जो वाहन है, ई व्हीकल है, उनकी चलने की बात कही थी, तो सभी लोगों ने इनको संदेह की दृष्टि से देखा था। लेकिन आज उन्होंने अपनी इस बैटरी में सुधार करने की नवाचार को बढ़ावा दिया, जिसके कारण से आज ये पूरी दुनिया में अमीर व्यक्तियों में से इनकी गिनती होती है, और सभी देश चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए, अपना सेटअप स्टेब्लिश करें, जिससे हमारे यहाँ जो ई व्हीकल है वो उनमें अच्छा सुधार हो सके। ऐसे ही जब कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इससे क्या हुआ, ऐसा असमानता में वृद्धि हुई। क्या हो गया ये, पता नहीं क्या हो गया, चलो छोड़ो, चल नहीं रहा है कोई नहीं, तो आप सुन लो अभी ऐसे ही। तो कैपिटलिज्म में बहुत ज्यादा, पूंजीवाद में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी, तो हमने उस चीज को स्वीकार किया और हमने फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी एक्ट को लेकर आए। इससे क्या हुआ, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उन क्षेत्रों में जो 2% जो भी प्रॉफिट है उसका डिसाइड किया गया, और उससे हम, जिससे समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम अचीव कर पाए। ऐसे ही समय आ गया है कि हम ट्रांसजेंडर की जो भूमिका है उन्हें भी समझे, उनको उनका जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उसको, समाज का जो उनके प्रति रवैया है उसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि देश की जीडीपी में इनका भी योगदान होता है। तो स्वीकारोक्ति का साहस, कि इन्हें भी एक, जैसे व्यक्ति की बात होती है वहां पर फीमेल फीमेल, हमारा जो प्रेम्बल है, संविधान का प्रेम्बल है, उसमें हम प्रियम्बल में हम व्यक्ति की गरिमा की बात करते हैं, व्यक्ति की गरिमा। तो व्यक्ति की गरिमा में ये भी तो आते हैं ना, मेल फीमेल, उसके साथ ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड करना ही चाहिए। ये भी फिर हमारी देश की जीडीपी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का अदा करेंगे। अब रिसेंट में ही जैसे सुप्रीम कोर्ट SC/ST रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, लेकिन 2004 में जब मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास कराई थी, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था, तो उन्होंने एक समरूप के रूप में ही उनको देखा, सिर्फ एक कैटेगरी बना दी SC/ST रिजर्वेशन। लेकिन नहीं, आज उन्होंने जब वर्तमान में हो रहा है कि क्रीमी लेयर है, उन्हीं को इसका सिर्फ बेनिफिट मिल रहा है, अन्य जो पिछड़ा वर्ग है वो इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, तो उन्होंने अपने उस निर्णय को स्वीकार किया और उसमें सुधार किया, क्योंकि स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। इसी तरह से मीनाक्षी, अब इनको मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें भी एक्सप्लेन किया था, तो ये ब्लाइंड है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी सीमाओं को जानते हुए अपनी क्षमताओं में वृद्धि की, और आज ये कई हजारों महिलाओं की जो ब्रेस्ट कैंसर है उस बीमारियों का इलाज कर रही है। नेक्स्ट ऐसे देखो, तो इसी तरह से आपको चीजों को समझना है। अब आप देख रहे हो, मैं जैसे आपको करंट अफेयर्स कराती हूँ, उसको फिर आपके ऐसे पार्ट से भी लिंक करा दिया, तो ये जो सिलसिला है ना, ये चलता ही रहेगा। मैं आपको बार बार चीजों को रिवाइज करवाती रहूंगी इसी तरह से जब आपको ऐसे वाला पार्ट कंप्लीट भी हो जाएगा ना, फिर हम इसको एथिक्स में फिर से पढ़ेंगे, और भी कहीं पे यूज कर सकते होंगे तो पढ़ेंगे। इसी तरह से करंट में कुछ भी आएगा तो हम उसको रिवाइज करेंगे। तो ये सिर्फ चलता ही रहेगा, इससे आप बार बार रिवीजन कर पाओगे, आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी, बस आपको इसको 4 से 5 बार फिर पढ़ लेना है। अब सुनो, पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। पालना झुलाने वाले हाथों को आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे कौन हो गया, मम्मी पापा, शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन या ऑनलाइन मेंटरशिप, जैसे आज मीडिया है ना, तो बहुत सारे लोगों की भूमिका होती है। तो पालना झुलाने वाले हाथों के रूप में सिर्फ आप पेरेंट्स को नहीं देख सकते, तो इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है कि आप, जैसे हमारे जो संविधान में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जो भी बड़े बड़े पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो पालना झुलाने वाले हाथों में सब कुछ आएंगे। आपको व्यापक रूप से सोचने की आवश्यकता है। अब जैसे पालना झुलाने वाला, हम जैसे हमने बताया, आप किसी स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे शिवाजी हो गए, APJ अब्दुल कलाम हो गए, महात्मा गांधी हो गए, तो इनमें जो वैल्यूज डेवलप हुई, उनमें इनकी जो माता पेरेंट्स की ना बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी, जो इनकी जो वैल्यूज जो डेवलप हुए। ठीक है, इसी तरह से पालना झुलाने वाले हाथों में सोसाइटी की भूमिका होती है, फैमिली की, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम की, इन्वायरमेंट की भी, प्रकृति से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, और लिटरेचर, साहित्य वगैरह से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, या फिर हम मूवी, मीडिया, बहुत सारी चीजों को यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही APJ अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट भी था, जो एथिक्स में क्वेश्चन में आया था, कोटेशन वाले में, कि अगर हम कुछ भी हमारे देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो वे हैं माता, पिता और शिक्षक, ऐसा ही कोई क्वेश्चन था, तो वहां पर भी हम इस मटेरियल का यूज कर सकते हैं। एक बात और पूछना चाहूंगी कि मैं जैसे ऐसे आपको बस इतना ही समझाकर वीडियो को एंड कर दूं,
या जब मैं इसको फिर एक्सप्लेन भी करती हूँ यहाँ पर आके फिर से, तो मैं इसे भी पढ़ाऊंगी, या फिर आप इसको खुद पढ़ लोगे जिस तरह से मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन करा, बस मैं उस तरह से एक्सप्लेन कर दूं और आप फिर इसको इस तरह से पढ़ लोगे खुद। तो प्लीज एक बार कमेंट में जरूर बता देना। अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन कमेंट में जरूर बताना कि जैसे अभी मैंने ऊपर सारे ऐसे आपको समझाए उस तरह से समझा दूं और आप इसको खुद पढ़ ले, या दोनों ही चीज मुझे करनी है, तो कमेंट में आप बता देना। चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है, आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरे संस्कार हैं। तो मैंने जैसे बताया कि धारणा एक्सप्लेन करेंगे कि धारणा जन्मजात नहीं होती, परसुएशन बोलते हैं इसे, बल्कि परिस्थिति और धारणा हमारे एथिक्स में भी यूज होता है, जो वर्ड है वहां पर टर्मिनोलॉजी है कि धारणा जन्मजात नहीं होती बल्कि परिस्थिति, अनुभव, ज्ञान और सामाजिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया के फलस्वरूप धीरे धीरे निर्मित और विकसित होती है। चूंकि सीखने की प्रक्रिया और प्रवृत्ति अलग अलग होती है हर व्यक्ति की, इसलिए अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा एवं संस्कार होते हैं। अब वही धारणा सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। समय काल, ये किस पर डिपेंड करेगा, समय काल परिस्थिति के अनुसार भी परिवर्तित होती रहेगी। तो जो धारणा है वो समय काल परिस्थिति पर डिपेंड करती है। अब हम देखो स्टोरी से शुरू कर रहे हैं। रामायण के प्रसंग में माता शबरी भगवान श्री राम के लिए नित्य रास्ते पर फूल बिछाती थी और माता शबरी भगवान राम की भक्ति में इतनी मग्न थी कि खाने में कहीं बेर खट्टे ना मिल जाए, इसलिए बैर को स्वयं चक्कर अपना झूठा बेर खाने को दिया। राम भी यह जानते हुए कि बेर झूठा है, फिर भी माता शबरी का भक्ति भाव देखकर बेर खा गए। इस प्रसंग में माता शबरी की भगवान राम के प्रति सोच तथा धारणा दिखाती है, जबकि भगवान राम की प्रतिक्रिया उनके संस्कारों को दर्शाती है। जब भारत आजाद हुआ तब वैश्विक परिदृश्य में ऐसी धारणा बन गई थी कि अब भारत का एकीकरण संभव नहीं है, लेकिन सरदार पटेल अन्य भारतीय बुद्धिजीवियों की प्रगतिशील और दूरदर्शी सोच ने भारत को एक सूत्र में बांधा। भारत का एकीकरण संभव नहीं है, यह वैश्विक सोच कुछ लोगों की धारणा को दर्शाती है, जबकि भारतीय बुद्धिजीवियों द्वारा किया गया एकीकरण हमारे संस्कारों को दर्शाता है। भारत ने जब परमाणु परीक्षण पोखरण किया तब ऐसी धारणा वैश्विक परिदृश्य में बनी कि भारत पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए जाएं। यह कुछ देशों की नकारात्मक सोच को दर्शाता है, जबकि भारत ने इन सभी प्रतिबंधों को दरकिनार कर फिर से परमाणु परीक्षण किया, जो वैश्विक शांति और मानव कल्याण के लिए अपरिहार्य था। भारत की यह प्रतिक्रिया ही हमारे संस्कार हैं। शासन और प्रशासन के क्षेत्र में नजर डाले तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका जी 31 साल में 55 बार ट्रांसफर किया गया। यह शासन के अशोक खेमका जी के प्रति सोच दर्शाता है, जबकि अशोक खेमका जी ने बिना भय के अपने पद के दायित्वों को तथा कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इनकी यह प्रतिक्रिया इनके संस्कार को दर्शाती है। मैं आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसी तरह से मैंने अम्बेडकर के बारे में बताया, इसरो के बारे में। फिर हम देखो अब ऐसे का एंड कैसे करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। जब ज्ञान पर्याप्त हो तथा धारणा व सोच सकारात्मक हो तब प्रतिक्रिया संस्कार के अनुरूप होती है। निष्कर्षतः हम देखें तो धारणा के निर्माण में परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थान, नागरिक समाज, मीडिया, साहित्य आदि की भूमिका होती है। अतः बचपन से ही बच्चों के मन मस्तिष्क में सकारात्मक धारणा का बीजारोपण करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि समतामूलक समाज की स्थापना हो सके एवं सुखद मानवीय जीवन की प्राप्ति हो सके। एक बात और बोलना चाहूंगी कि अभी आपको थोड़ा भी अगर डर लग रहा हो तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कुछ टाइम तक इसको फॉलो करो, 1 से 2 मंथ तक तो कम से कम करो, क्योंकि मैं डायरेक्ट जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है आपको वही पढ़ा रही हूँ। तो हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, लेकिन आप बने रहना, आपको धीरे धीरे सब आपको समझ में आना लगेगा। इसी तरह से स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र है। तो अब देखो, पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको सफलता के लिए एक सूत्र दूं। सफलता को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यह काफी सरल है। वास्तव में विफलता की अपनी दर को दोगुना करें। आप असफलता को सफलता का दुश्मन समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप असफलता से हतोत्साहित हो सकते हैं और आप इससे सीख सकते हैं, इसलिए आगे बढ़े और गलतियां करें। आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह करें, क्योंकि याद रखें यह वह जगह है जहां आपको सफलता मिलेगी। ये किसका स्टेटमेंट था, कोटेशन थी, थॉमस वॉटसन का स्टेटमेंट है ये। अब सफलता की परिभाषा एक नहीं हो सकती और सफलता का मार्ग भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है, लेकिन कुछ प्रमुख सिद्धांत जो हर किसी की सफलता में सामने रहते हैं: स्वीकार करने का साहस और सुधार करने की निष्ठा, समर्पण है। जिन लोगों में विपरीत परिस्थितियों को स्वीकार करने का साहस और सुधार करने का लिए समर्पण होता है, वे अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। तो हमने सफलता को एक्सप्लेन किया। अब देखो, मैंने आपको थॉमस एडिसन के बारे में एक्सप्लेन ऊपर कर दिया है, हेलन केलर के बारे में बता दिया, बस ये लाइन लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। ये इनके टीचर का नाम था एनी सुलावियन। इसके बाद स्टीव जॉब्स के बारे में ये पढ़ो एक बार।
जैसे हालांकि अकेले स्वीकार करने का साथ सफलता के लिए पर्याप्त नहीं है कि ठीक है आप बस स्वीकार करे जा रहे हो, लेकिन अगर आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो तो फिर देखो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पे समझाया, इसे समर्पण या सुधार के प्रयासों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। जैसे तिब्बत जिसने अपनी सैन्य सीमाओं को स्वीकार किया, सैन्य सीमाओं को तो उन्हें स्वीकार किया लेकिन सुधार नहीं किया, चीन द्वारा कब्जा कर लिया गया। इसलिए कमजोरी और गलतियों को स्वीकार करना साहस का कार्य है लेकिन सफलता के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमारा जो परमाणु परीक्षण करना था मानव कल्याण की दृष्टि से अपरिहार्य था। अब आपको समझ में आया? एलन मस्क के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो हाल ही निर्णय था उसके बारे में भी यहाँ पे से हमने करंट से इसको अटैच कर दिया। इसके बाद मनीषा गुप्ता के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अतः हम कह सकते हैं कि सफलता एक बहुत ही गतिशील अवधारणा है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है कि हम सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं। हालांकि इसे कभी कभी पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से इसके महत्वपूर्ण चरणों को स्वीकार करने के साहस और सुधार करने के लिए समर्पण माध्यम से चखा जा सकता है। इस तरह से हम अपने ऐसे को फिर एंड कर देते हैं। बस मैं आपको यहाँ पे ऐसे सिखा रही हूँ। आप ये मत सोचना कि एक ऐसे में तो 10 से 12 पेज का लिखना होता है और आपने सिर्फ यहाँ पे 4 से 5 पेज ही लिखे हैं, क्योंकि हमें पेपर के लिए हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं जो हमारे एस्से को होगा। तो हम जब मल्टीपल यूज करना सीख जाएंगे तो हमें तो 2 ही एस्से लिखना है, या कहीं टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते तो लिख देंगे हम, इतना कंटेंट है हमारे पास। अभी हम जीएस वाले पार्ट पे भी जाएंगे जब फिलोसफिकल एस्से हमारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी फिलोसफिकल एस्से ज्यादा पूछ रही है। नेक्स्ट देखो, पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। देखो, पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। पालना झुलाने वाले हाथ अर्थात माता पिता या अभिभावक के हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। इसलिए परिवार की प्रथम पाठशाला तथा माता को प्रथम शिक्षक के रूप में संदर्भित किया जाता है। अब देखो हम थोड़ा सा बताते हैं, स्टोरी से शुरू करते हैं। शिवाजी की माँ ने उनमें अत्याचार का सामना करने और देशभक्ति की भावना जैसे मूल्यों का बीजारोपण बचपन से ही कर दिया था। एपीजे अब्दुल कलाम के व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण में उनकी माता जी तथा बड़ी बहन का योगदान था। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के विकास तथा चरित्र निर्माण में माता पुतलीबाई तथा गीता माता की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करने, अब देखो ये लाइन बहुत जरूरी है कि आप पालना वाले झुलाने वाले हाथों में सिर्फ माता पिता शिक्षक को ही देख रहे हो या आपका दृष्टिकोण और भी ज्यादा व्यापक है। जैसे सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करने पर पालना झुलाने वाले हाथ अर्थात माता पिता के अलावा गुरु, परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थान, मीडिया, साहित्य, मान्य शीर्ष न्यायालय, धर्म, संस्कृति, प्रकृति आदि को संदर्भित किया जा सकता है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पालना झुलाने का कार्य करते हैं। पालना झुलाने वाले के रूप में स्थूलतः बच्चा तथा सूक्ष्मतः समाज के वंचित वर्ग, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, अनाथ आदि को संदर्भित किया जाता है। यहाँ संसार का आशय जो बच्चा जिस क्षेत्र में सफल होकर जाएगा उसका वह क्षेत्र ही संसार है। इसको करेक्ट कर लेना, संसार है। दोबारा पढ़ो, यहाँ संसार का आशय जो बच्चा जिस क्षेत्र में सफल होकर जाएगा उसका वह क्षेत्र ही क्या है? संसार है। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो वो आपके लिए संसार हो जाएगा। आप कुछ और साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो वहां मतलब पॉजिटिव सेंस में कार्य करना है, ना कि नेगेटिव। वही आगे लिखा है कि पालना झुलाने वाले हाथ में दादा दादी, भाई बहन आदि परिवार की भूमिका का, पारिवारिक मूल्य को बता दिया गया किस तरह से उनकी जो भूमिका है। उसके बाद समाज को एक्सप्लेन कर दिया गया, समाज का क्या रोल होता है। उसके बाद शैक्षणिक संस्थान का क्या रोल होता है। फिर ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम, जैसे अब आप क्या कर रहे हो, यूट्यूब से सब ऑनलाइन ही एक तरह से पढ़ रहे हो ना। तकनीकी और आजकल जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही सही हो गए हैं। अगर आपको ऑफलाइन टीचर से भी पढ़ना है तो वो आज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तकनीकी क्रांति के इस युग में ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम का भी पालना झुलाने वाले हाथ के तौर पर लिया जा सकता है, जो वंचित वर्ग के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। वहनीय कीमत पर पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा करते हैं। तो जो दिल्ली में इंसिडेंट हो रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि आपको वहां आज, पहले हो सकता है आज से 10-15 साल पहले वहां जाने की जरूरत आपको हो सकती थी, लेकिन अब नहीं है। अब आपको ऑनलाइन ही वो सुविधा मिल जाएगी। और ठीक है, अगर आपको घर में या कोई डिस्टरबेंस होती है तो आसपास में जो लाइब्रेरी आप उसको ज्वाइन कर लो, है ना। तो वहां हम ही हैं जो वहां का जो बोझ है उसको कम करेंगे। जो नहीं गए हैं वो मत जाओ, क्योंकि आप जो भी बनते हैं, ज्यादा टॉपर्स जो होते हैं वो बाद में जब इंटरव्यू का टाइम होता है या मेंस की टेस्ट सीरीज लगानी हो तब तब देखने को मिलता है, तब वो बच्चे वहां पे जाते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कम से कम प्रीलिम्स तो यहाँ से करेक्ट करके जाओ, फिर आप अपना आराम से वहां बैठ के आपको जब रहना है तो प्रिपरेशन करो। ठीक है, चलो। अब प्रशिक्षण संस्थानों की क्या भूमिका होती है तो वो एक्सप्लेन किया गया है।
उसके बाद प्रकृति का क्या रोल होता है, जैसे पालना झुलाने वाले हाथ के तौर पर प्रकृति को दरकिनार करना ना इंसाफी होगी, क्योंकि प्रकृति अपने विभिन्न प्राकृतिक नियमों से बच्चों की परवरिश में निर्णायक भूमिका अदा करती है। कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान तो कहीं रेगिस्तान आदि बच्चों को नाना प्रकार की समस्या समाधान के जीवन अनुकूल दशा बनाती है, जो बच्चों के बहुमुखी विकास में योगदान करता है। धरती को माता, प्रकृति को देवी, भारत को माता तथा गंगा को माता कहना सामान्यतः हमारी संस्कृति का अंग बन गया है। हमें जो भी भरण पोषण कर जीवन प्रदान करती है, उन्हें माता के रूप में संबोधन ही हमारी संस्कृति है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। अब हमारे साहित्य की क्या भूमिका होती है, फिर साहित्य की इंपॉर्टेंस कोटेशन के माध्यम से बता दी। अंधकार है वहां जहाँ आदित्य नहीं, मृत है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। फिर उसके बाद जो भी हमारे जो महत्वपूर्ण जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नेता हो या जो भी हो, उनका नाम को मेंशन किया कि उनकी भी क्या भूमिका थी। या तब बुद्ध जैसे मध्यम मार्ग, गांधी जी का सत्य अहिंसा, मार्क्स का समाजवाद आदि पुरुषों में विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महान पुरुषों ने समय समय पर सोए हुए लोगों को जागृति पैदा की तथा समाज के विभिन्न कुरीतियों, अंधविश्वास से जाकर वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास में निर्णायक भूमिका अदा की, जिन्हें एक अभिभावक के तौर पर समझा जा सकता है, जो पालना झुलाने का कार्य संपादन किए। अतः हम कह सकते हैं कि संसार की बागडोर इन्हीं महापुरुषों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के हाथ में है। ऐसे ही अब जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है, वो भी एक अच्छा कदम है। क्या बोलना चाह रहे हैं हम, तो पालना झुलाने वाले हाथों में मीडिया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की भी क्या होती है, भूमिका होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको मेंशन किया। फिर एंड देखो कर रहे हैं, सप्तऋषि और पंचामृत जैसी योजना को लाकर माननीय शीर्ष न्यायालय प्रगतिशील समाज की अच्छी बुरी, सत्य असत्य का निष्पक्ष फैसला कर जैसे गरिमामय जीवन का अधिकार देना आदि अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। अतः जब सभी अपने अपने पद का दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन सत्यनिष्ठा ईमानदारी से अदा करते हैं, तब समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि पालना झुलाने वाले के हाथों में ही क्या संसार की बागडोर होती है। तो अब जो वो कोटेशन वाला क्वेश्चन था एपीजे अब्दुल कलाम का, उसको आप कितने अच्छे से एक्सप्लेन करके आओगे, और जो आपके मार्क्स हैं वो भी औरों से थोड़ा ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो जिसने भी इस वीडियो को एंड तक देखा है, आप भरोसा रखना, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और प्लीज कमेंट में बता देना कि मैं ऐसे को जैसे ऊपर ही एक्सप्लेन कर दूं या इसको भी पढ़ूं, तो कमेंट में बता देना। और अगर आपको मेरा ये इनिशिएट अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।